हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अमरकांत नई कहानी आंदोलन से संबंधित कलाकार रही हैं, जो अपने आप में विविधतापूर्ण और अंतर्विरोध भरा साहित्यिक प्रत्यय है। अमरकांत ने अपनी कहानियों में आम आदमी और उसके व्यक्तित्व की द्वंद्वात्मकता को केंद्र बिंदु बनाया है। यह आम आदमी है, यह जीवन जीने की प्रक्रिया में ही रहता है। अतः जीवन की तमाम तरह की विसंगतियां, जैसे कुंठा, क्रोध, उसके स्वतः स्फूर्त विशेषण बन चुके हैं। अमरकांत ने इस आम आदमी के मनोविज्ञान को बहुत बारीकी से समझा और अपनी कहानियों में चित्रित किया है। कहीं उसकी जिजीविषा का प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो कहीं उसके अस्तित्व का। आम आदमी के अधूरे सपने, अधूरी इच्छाओं को अमरकांत उसकी तमाम कमजोरियों के साथ अपनी कथाओं में चित्रित करते हैं। भारतीय मध्यम वर्गीय तथाकथित आदर्शों में छटपटाते आम आदमी की पूर्ण संवेदना अमरकांत की कहानियों में पूर्ण रूप से मुखरित हुई है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम चर्चा करेंगे अमरकांत की कहानियों के आम आदमी के जीवन की। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं अमरकांत की कहानियों में आम आदमी ये एक आलेख के रूप में मैंने लिखा है। दोस्तों, जो आपके सामने घटित हो रहा है सिर्फ वही रचना नहीं है, बल्कि उसे देखकर, अपने चारों ओर देखने के बाद आपके भीतर जो घटित होता है वही रचना है। अमरकांत का यह कथन उनकी कहानियों के संवेदनात्मक घनत्व को समझने के लिए एक सार्थक संकेत है। नई कहानी से संबंधित होने के बाद भी अमरकांत की कहानियों में कोई नारेबाजी का स्थान नहीं है। अमरकांत सामान्य से विशेष की ओर, विषय से विचार की ओर दिलचस्पी लेने वाले कहानीकार रहे हैं। एक अति सामान्य लगने वाली रचना के बीच विशिष्ट विचार या विशिष्ट जीवन मूल्य बड़े सहज ढंग से लेकर आना ही उनकी कहानियों की एक सबसे बड़ी विशेषता है। अमरकांत ने जब रचना कर्म में प्रवेश किया था, तब की सामाजिक स्थिति आजादी के बाद मोह भंग की प्रतिक्रिया स्वरूप देखी जा सकती है। अपने अस्तित्व के लिए मनुष्य की जो जिजीविषा है, जीने की लालसा है, उसे अमरकांत ने अपनी कहानी जिंदगी और जोंक में प्रस्तुत किया है। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय के अंतर्विरोधों को बड़ी गहराई से प्रस्तुत किया है। इस कहानी का मुख्य पात्र है दोस्तों रजुआ, जो कि इस समाज में कुत्ते या बैल जैसा निरीह चरित्र दिखाया है, जिसे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी कई बार बहुत कुछ भी करना पड़ता है। इस तरह इस कहानी में एक साधारण चरित्र का बहुत ही मर्मस्पर्शी और कारुणिक अंकन किया गया है। रजुआ जो है वह जीवन में ऐसा आसक्त है कि वो जीने के लिए सुअरों की तरह भी जीता है। उसके हाथ में एक रोटी और थोड़ा अचार है, वह मुस्कुरा कर उसे सुअर की भांति चापुड़ चापुड़ करके खा रहा है। शिवनाथ बाबू रजुआ को हमेशा बिना अपराध के पीटते हैं और उसे काम कराते रहते हैं। साथ ही साथ वे कहते हैं कि ये सही है। अमरकांत भारतीय समाज व्यवस्था की विषमता और अछूतों, दलितों के प्रति, सवर्णों तथा उच्च जाति के लोगों की घृणा को अपनी कहानियों में बड़े तल्खी से चित्रित करते हैं। समाज की नजर में रजुआ की जिंदगी में कुछ नहीं है जीने के लिए, किंतु रजुआ को इस बात का कोई एहसास नहीं है। वह जिंदगी जीने का रस कई प्रकार से ले लेता है। वह अजीब तरीके से हंसता है, कोई भी प्रचलित नारे लगाता है और मोहल्ले भर की महिलाओं से भौजी का रिश्ता जोड़ लेता है। कथाकार ने रजुआ के अंदर संवेदना और स्वाभिमान भी दिखाया है, जो कि उसे पशु से अलग करता है। वह अपने घर में किसी पगली को शरण देता है, साथ ही साथ अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। उसका जुझारूपन अद्भुत है। वह अपने रुग्ण और घिनौने शरीर को बचाने के लिए टोटके का सहारा भी लेता है। मतलब इतनी बेकार जिंदगी जी रहा है, इतनी गरीबी है कि खाने तक को ढंग से नहीं है, फिर भी अपने बीमार शरीर को वो बचाना चाहता है, वो जीना चाहता है। जीवन के प्रति वह गजब का आशावादी और आस्थावान है। अमरकांत ने अपने अस्तित्व के लिए लड़ते एक ऐसे पात्र की रचना की है, जो अपने जीवन जीने के प्रतिमान खुद निर्धारित करता है। साथ ही गहरे अर्थ में यह कहानी
भारतीय समाज की कई परतों को भी खोलती है। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार उच्च जाति के लोग नीची जाति के लोगों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार करते हैं। दिन भर उनको नौकरों की तरह उनसे काम लेते हैं और खाने को पैसे देने के नाम पर उनको मारते पीटते हैं, और किस प्रकार वो कम पैसों में अपना एक गरीब इंसान गुजारा करता है। बड़ा ही मार्मिक चित्रण अमरकांत ने अपनी इस कहानी के जरिए करा है। आधुनिकता की पर्याय बने आज के मध्यम वर्गीय समाज में किस तरह जाति व लिंग के आधार पर भेदभाव व्याप्त है। असमर्थ हिलता हाथ कहानी इन पक्षों को बड़ी ही मार्मिकता से उठाती है। इसमें कहानी के असमर्थ हिलता हाथ कहानी के मुख्य पात्र हैं मीना और उसकी मां लक्ष्मी। दोनों ही रूढ़िवादी व्यवस्था में अपने सपनों का बलिदान करती हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी साहस के अभाव में, जो माँ है वह साहस के अभाव में ऐसे व्यक्ति से शादी करती है जिससे वह प्रेम नहीं करती, और इससे उसके अंदर एक नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाता है और वह इसी जाति और धर्म का सहारा लेकर दूसरों की भावनाओं को हमेशा आहत करती रहती है। इससे स्त्री के द्वारा संयुक्त परिवार के विघटन की समस्या एवं घर की सुख शांति में एक अशांति व विषाद का माहौल पैदा हो जाता है। साथ ही साथ अमरकांत ने अपनी इस कहानी में दिखाया कि लक्ष्मी कैसे अपनी बेटी पर भी तरह तरह की पाबंदियां लगाती है, क्योंकि जो पाबंदियां उसने चाहिए उसे लगता है कि वह अपनी बेटी पर भी वही पाबंदियां लगाए। किस तरह से परिस्थितियां ही एक स्त्री को दूसरी स्त्री का दुश्मन बना देती हैं, इसे अमरकांत ने अपनी इस कहानी में बड़े ही सहज ढंग से पेश किया है। फिर मीना का गैर ब्राह्मण लड़के से प्रेम करना उसके प्रति घरेलू हिंसा को बढ़ावा देता है। कहानी में जब मीना का प्यार दिलीप से खुल जाता है तो यह मध्यम वर्गीय ढोंग भी खुद ब खुद खुल जाता है। दिलीप एक अच्छा लड़का है और ब्राह्मण वर्ग में जो श्रेष्ठ वर्ग है उससे वो संबंधित है, और अपने परिवार के अंदर ही स्त्री पर तमाम पाबंदियां लगाता है। वह औरतों के विषय में उदार सोच रखता है। वह स्वयं प्रेम का प्रस्ताव भी रखता है। यह समस्या कोई नई नहीं है, अपितु आज तो हम अपने आस पास में ऐसे रोज घटित होते देखते हैं कि भारत में अंतरजातीय विवाह करने पर प्रेमी प्रेमिकाओं को प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से यह कहानी उसी आम आदमी की मानसिकता को उजागर करती है। अंत में जब उसकी मां मृत्युशैया पर होती है लक्ष्मी, तो मीना अपना प्यार भी भूल जाती है और मां की सेवा में दिन रात एक कर देती है। कहानी में यहाँ मीना के द्वंद्व को अमरकांत ने बहुत अच्छे से दिखाया है, और जब उसे प्रेम और परिवार में से किसी एक को चुनना होता है तो वह अपने अरमानों का गला घोटकर दिलीप से रिश्ता तोड़ने के लिए उसको एक पत्र लिख देती है। और कहानी के अंत में लक्ष्मी को मीना के चेहरे में एक पवित्र और निर्दोष जीवन की निष्फलता का दर्शन होता है। लक्ष्मी उसे प्यार देना चाहती है, वह अंतिम सांसें गिनते हुए जीवन की सच्चाई और मानवीय भावनाओं को का सहज समर्थन करती है, लेकिन सामर्थ्य नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल मरने की स्थिति में है। इसलिए उसका असमर्थ हिलता हाथ इस बात का प्रतीक बन जाता है कि मीना भी अब उसी इतिहास को दोहराएगी। जो जिंदगी उसने जी वही उस जिंदगी उसकी बेटी भी जिएगी। लक्ष्मी की तरह मीना भी इस रूढ़िवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी आहुति दे देगी। अम्मा माफ करो, वो अंत में स्वीकृति दे देती है और कहती है मीना अपनी माँ से कि मुझे माफ करो, मैं वचन देती हूँ मैं वही करूंगी जो तुम्हारी इच्छा थी। और यहाँ आम जीवन के यथार्थ पर लेखक ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है। कुल मिलाकर कहानी का मुख्य सवाल सिर्फ प्रेम विवाह या अंतरजातीय विवाह नहीं है, सवाल है मुक्ति का, आजादी का। दोस्तों, अपनी परवर्ती कहानी तूफान में भी अमरकांत ने मीना से अलग एक और विकसित मानसिक स्थिति की नारी पात्र की रचना की है। यहाँ पर सुमन नाम की है लड़की अपने असमर्थ पिता को अपने प्रेम विवाह का, जो कि साथ ही साथ प्रेम विवाह तो है ही, अंतरजातीय भी है, उसका निर्णय सुनाने में जरा भी नहीं हिचकिचाती और ना ही कोई देर करती। इसके बाद दोपहर का भोजन कहानी में भी एक अलग प्रकार की स्त्री का चरित्र अमरकांत ने सबके सामने लाए हैं। यह कहानी निर्मम तटस्थता के साथ एक परिवार के माध्यम से समूचे निम्न वर्ग के पीड़क अभावों को अंकित करती है। निम्न मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार के वे लाखों आम आदमी
यहाँ पिता पुत्र के माध्यम से आपको कहानी में नजर आएंगे। कैसे पिता पुत्र काम की तलाश में दर दर की ठोकरें खाते हैं और जवानी की उम्र में भी उनके चेहरे पर किस तरह से गरीबी के कारण झुर्रियां आ गई हैं। घर की स्थिति से वाकिफ और भूख लगने पर भी वे यही कहते हैं कि अधिक खिलाकर बीमार करना है क्या। इस तरह का अभावग्रस्त जीवन पर अमरकांत ने अपनी कहानी में तीखा व्यंग किया है। ऐसी कहानियां प्रेमचंद ने भी बड़ी सफलता से लिखी थी। शायद उनके बाद साधारण जीवन के तथ्यों पर ऐसा सहज अधिकार अमरकांत में ही देखने को मिलता है। दोस्तों, हत्यारे कहानी अपनी भिन्न कथन शैली के कारण अपनी एक अलग पहचान रखती है। यह प्रसिद्ध कहानीकार हेमिंग्वे की कहानी किलर्स का हिंदी रूपांतर है। हत्यारे एक प्रतीक है उस व्यवस्था की हत्या के जो स्वाधीनता आंदोलन के समय एक यूटोपिया की भांति भारतीय मानस में थी। इस कहानी के व्यापक संदर्भ में डॉक्टर नामवर सिंह लिखते हैं कि सामान्य सी घटना, साधारण लोग, ना मृत्यु का भयावह चित्रण और न चरित्रों में किसी महत्व का आरोप, किंतु आभाषित होने वाली साधारणता के तल में एक और मृत्यु है, दूसरी ओर निवारण निहत्था माना। दोनों अपने असली और नग्न रूप में आमने सामने हैं। मृत्यु से भी भयानक क्या यह आत्मबोध नहीं है। दोस्तों, अमरकांत ऐसे रचनाकार हैं जो विषय से नीचे उतरकर अथवा ऊपर उठकर किसी जीवंत सत्य को पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। हत्यारे इसी प्रक्रिया की प्रामाणिक अनुभूति है जो बदलते समाज में कैसे जो परिस्थितियां हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को निकल रही है, इसका बहुत ही सहज चित्रण उन्होंने किया है। फिर है डिप्टी कलेक्टर। यह अमरकांत की एक पुरस्कृत कहानी है जिसे आजादी से वे मोह भंग की स्थिति की कहानियों के समकक्ष रखा जाता है। यह भी निम्न मध्यम वर्गीय उस मानसिकता को उजागर करती है जो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का सपना डिप्टी कलेक्टर का पद पाने में देखता है। इसमें आशा निराशा के झूले में झूलते बाप बेटे का द्वंद्व दिखाया गया है कि किस प्रकार शकलदीप बाबू अपने निकम्मे बेटे की कटु आलोचना करते हैं और जब वो ये बात जानते हैं कि वो डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं तो उसका वे मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि उनका बेटा इसके लिए अथाह मेहनत कर रहा है तो वे स्वयं उसके इस लक्ष्य को लिए पूरी जी जान से उसके अपने बेटे की सहायता करते हैं। इस कहानी में कथाकार ने असफल युवकों के पीछे कुछ उसकी नैतिक कमजोरी और कुछ व्यवस्थागत भ्रष्टाचार दोनों की ओर संकेत किया है। अमरकांत की कहानियों में जो आम आदमी की संवेदना है वह अपने बड़े मार्मिक रूप में मौत का नगर कहानी में दिखाई देती है। दोस्तों, ये कहानी सांप्रदायिक दंगों से होने वाली आम जीवन की परेशानियों को बड़े क्रूर रूप से उठाती है। किस प्रकार अपने स्वास्थ्य सिद्धि के लिए बड़े बड़े राजनीतिक कार्यकर्ता इन दंगों को, जो राजनीतिक दंगे होते हैं, इनको हवा देते हैं और परेशान होते हैं कौन? आम आदमी, जो कि रोजमर्रा के जीवन में ना जाने कितनी जरूरतें बिना किसी भेदभाव के पूरा करना चाहते हैं, लेकिन दंगों की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। अमरकांत अपनी इस कहानी के माध्यम से यही दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार ये दंगे एक दूसरे धर्म के प्रति भेदभाव उत्पन्न करते हैं। और सिर्फ आप सोचिए कि रिक्शे में बैठा एक दूसरा आदमी मुसलमान है, जब राम को यह पता चलता है तो उसका सारा शरीर सुन्न पड़ गया। वो घबरा गया कि मेरे साथ एक मुसलमान सफर कर रहा है। अमरकांत ने इसी संवेदना को पकड़ने के लिए परिस्थितियों का वर्णन बड़ी सतर्कता से अपनी इस कहानी में किया है। मुख्यतः दोस्तों, अमरकांत की कहानियां युग के मुख्य सामाजिक अंतर्विरोध की खरी तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। अपने समय के निम्न मध्यम वर्गीय जीवन की यथार्थवादी संवेदना की जीवंत और सार्थक दस्तावेज है ये अमरकांत की कहानियां। इन कहानियों के बारे में जब राजेंद्र यादव यह प्रश्न उठाते हैं कि अमरकांत का शायद ही कोई पात्र अपनी नियति या स्थिति को बदलने की बात सोचता या करता हो, जहां जहां ऐसा है वहां उठे हुए उबाल की तरह फौरन ही वह ठंडा हो गया है। मैं आज तक ये तय नहीं कर पाया कि जिंदगी और जोंक कहानी जीवन के प्रति आस्था की कहानी है या फिर जुगुप्सा की। तब मुझे आम आदमी की अपनी नियति को स्वीकार करने की दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां याद आती हैं, ना हो कमीज तो पावों से पेट ढक लेंगे।
ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। दोस्तों, वस्तुतः यही आम आदमी की नियति भी है। यदि उसकी स्थिति में सुधार हो सकता तो वह आम आदमी नहीं होता, शायद वह भी एक खास आदमी बन जाता। दोस्तों, हमने देखा कि अमरकांत ने अपनी विभिन्न कहानियों में सिर्फ और सिर्फ किसी भी रूप में आम आदमी के जीने की जो जद्दोजहद है, वो कितनी मुश्किल से अपने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करता है और किस प्रकार गरीबी में भी वह खुशी को महसूस करने की कोशिश करता है। इन्हीं सभी बातों को आप जब अमरकांत की कोई भी कहानी पढ़ेंगे तो उन सभी बातों को हर कहानी में आप सहज रूप में महसूस कर पाएंगे। अमरकांत की कहानी जनमानस की कहानी है, आम जनता की कहानियां हैं। उनकी सभी कहानियों में आदमी जो जन साधारण है, उनकी संवेदनाओं को, उनके दुखों को बहुत अच्छे रूप में उन्होंने हमारे सबके सामने प्रस्तुत किया है। दोस्तों, हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। यदि आपका कोई प्रश्न है किसी भी विषय पर, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हिंदी भाषा के प्रमुख विषयों को जानने के लिए दोस्तों, आपको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।